नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के हालात, असमानता और अन्याय से बिगड़ रही है स्थिति। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यास चक्रवात को लेकर केंद्र की बड़ी बैठक, राज्यों की तैयारी का लिया जायजा। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज़्यादा पैसा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान में बन रहे हैं गृह युद्ध के हालात, असमानता और अन्याय से बिगड़ रही है स्थिति। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर उन स्थितियों में पहुंच रहा है जब 1971 में गृह युद्ध हुआ और देश 2 टुकड़ों में बंटकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। एशिया टाइम्स में इरफान राजा के एक लेख में पाक के एक बार फिर गृह युद्ध के कगार पर पहुंचने के कारण बताए गए हैं। लेख में कहा गया है कि किसी भी शासन में कुशासन, भ्रष्टाचार और गरीबी ऐसे कारण हैं जो किसी भी समाज में घृणा और हिंसा की भावना को बढ़ा सकते हैं। इन सभी कारणों के साथ यहाँ नौकरशाही निरंकुश हो गई है। समाज में ऐसी व्यवस्था कायम हो गई है जहां किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशद्रोही और विदेशी एजेंट कहलाते हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में तमाम लोगों की मौत हो रही है। खासकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हालात ज्यादा खराब हैं। लेख में कहा गया है कि असमानता और गरीबी के बीच राजनेता, नौकरशाह, जनरल और उद्योगपतियों का ऐसा वर्ग बन गया है जो देश ही नहीं विदेशों में विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है। परवेज मुशर्रफ इसका उदाहरण है, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को जन्म दिया। ऐसे लोग विदेश में शानदार जीवन जी रहे हैं। यही कारण एक बार फिर पाक को गृह युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कराची के परमाणु ऊर्जा प्लांट 2 के शुरू होने पर कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत हो रही है। आज ही के दिन चीन के साथ राजनयिक संबंधों के 70 साल भी पूरे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से विकास के नए रास्ते खुलेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ के लंदन स्थित कार्यालय में 4 लोगों ने घुसने की कोशिश की। यहाँ जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नवाज से उनकी भेंट पूर्व निर्धारित है। बाद में ये लोग भाग गए। पीएमएल नवाज पार्टी ने आरोप लगाया है कि नवाज पर हमले की साजिश रची जा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यास चक्रवात को लेकर केंद्र की बड़ी बैठक, राज्यों की तैयारी का लिया जायजा। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने शनिवार को केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों ने समिति को तूफान से बचने के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। इसके साथ ही खाद्यान्न, पेयजल और आवश्यक आपूर्ति के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की गई और बिजली, दूरसंचार जैसी सेवाओं को बनाए रखने के लिए तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ ने 65 टीमों को तैनात किया है और 20 और टीमें स्टैंड बॉय पर हैं। जहाजों और विमानों के साथ थल सेना, नौसेना और तट रक्षक बल के बचाव और राहत दलों को भी तैनात किया गया है। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कोविड अस्पतालों और केंद्रों के कामकाज में व्यवधान से बचा जाए। उन्होंने यह भी सलाह दी कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से देश के अन्य हिस्सों में ऑक्सीजन के उत्पादन और आवाजाही को बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने यह भी कहा कि बिजली, दूरसंचार और अन्य जरूरी सेवाओं को बहाल करने के लिए तैयारी के इंतजाम किए जाएं। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निकट समन्वय में काम करने और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के इस फैसले से होगा 1.5 करोड़ मजदूरों को लाभ, हाथ में आएगा ज्यादा पैसा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और पीएसयू के तहत काम करने वाले करीब 1.5 करोड़ श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इससे उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा हुआ है। रेलवे, खनन, बंदरगाह क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार, रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार के किसी भी निगम के तहत विभिन्न अनुसूचित रोजगार में लगे श्रमिकों का वेरिएबल महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक महंगाई भत्ते को अब 105 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 210 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दैनिक मजदूरी में सीधा लाभ होगा। 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा फैसला। मंत्रालय ने वेरिएबल महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी की है। इस संबंध में मंत्रालय ने शुक्रवार 21 मई को आदेश भी जारी किया और श्रम मंत्री ने ट्विटर पर वीडियो साझा कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी का लाभ मजदूरों को तत्काल मिलने लगेगा। इसका लाभ कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने या दैनिक मजदूरों को भी मिलेगा। CPI-IW के आधार पर बढ़ा महंगाई भत्ता। सरकार ने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के खुदरा मूल्य सूचकांक के औसत पर की गई है। इसके लिए जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच CPI-IW आंकड़ों को आधार बनाया गया।
सरकार ने सड़क निर्माण, भवन निर्माण, साफ सफाई, पल्लेदारी, चौकीदारी, कृषि और खनन क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। मुख्य श्रम आयुक्त कराएंगे लागू। मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले इन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू कराने की जिम्मेदारी मुख्य श्रम आयुक्त को दी गई है। उनके तहत काम करने वाले निरीक्षण अधिकारी इसे देश भर में लागू कर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कोरोना दवाओं की कालाबाजारी पर लगेगा NSA, संपत्ति होगी जब्त, सीएम योगी का आदेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को आदेश दिया कि कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाया जाएगा, साथ ही उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही सीएम योगी ने दावा किया कि सरकार 30 मई तक कोरोना को दूसरी लहर को कंट्रोल कर लेगी। कोरोना संकट के दौर में कई अहम दवाओं की कालाबाजारी बढ़ गई है और इस पर अंकुश के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाएगा। यही नहीं, सरकार की ओर से कालाबाजारी करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना की दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन हर नागरिक को निःशुल्क दिया जा रहा है और विपक्ष आज कह रहा है कि वैक्सीन फ्री में दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि जून में हम लोग वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं। ब्लैक फंगस के लिए कानपुर को सेंटर बनाया जाएगा। सीएम ने बच्चों के अस्पताल को चलाने के निर्देश दिए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में बंद हो चुका था। उन्होंने बताया कि 100 बेड मेडिकल कॉलेज में PICU के बनाए जा रहे हैं। यूपी के सीएम ने कहा कि मीडिया और न्यायपालिका से जुड़े लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। एरिया को चिन्हित कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सूबे को जागरूक करना होगा। दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। यूपी आज पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। हालांकि अभी भीड़ इकट्ठा न होने दे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कानपुर में सीएम योगी ने दावा किया कि सरकार 30 मई तक कोरोना को दूसरी लहर को कंट्रोल कर लेगी। गौरतलब है कि कोरोना काल में सीएम योगी जगह जगह जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में वह रविवार 23 मई को बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। सीएम कल झांसी और बांदा का दौरा करेंगे। बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के साथ साथ वह किसी गांव में भी जा सकते हैं। सीएम अस्पतालों का जायजा लेने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CBSE बोर्ड 12th एग्जाम 2021 12वीं सहित कई एग्जाम को लेकर कल हो सकता है फैसला। रक्षा मंत्री करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। निशंक ने ट्वीट किया कि 23 मई 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे यह बैठक डिजिटल माध्यम से होगी, जिसमें शिक्षा मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, सचिव हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार इस बैठक में 12वीं बोर्ड की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर चर्चा होगी। वहीं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को लिखे पत्र में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय तथा CBSE छात्रों एवं शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। परीक्षा की तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है, खास तौर पर परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं पर इसका असर पड़ा है। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित और 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में किया गया था। ये परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट प्रवेश परीक्षा एवं कुछ अन्य परीक्षा स्थगित करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की चीन को दो टूक, बवाल और बिजनेस दोनों नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, सीमा पर तनाव और आपसी सहयोग दोनों एक साथ मुमकिन नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर बिल्कुल दो टूक अंदाज में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आज ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तनाव खत्म किए बिना कारोबारी सहयोग का कोई औचित्य ही नहीं बनता। बात बिल्कुल वाजिब है। बॉर्डर पर शांति के बगैर बिजनेस आखिर कैसे मुमकिन है? लद्दाख सेक्टर में आज भी उत्तरी और दक्षिणी पैंगोंग लेक इलाके को छोड़कर गतिरोध के हालात वाले बाकी सभी क्षेत्रों में भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। फरवरी में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन सीमा पर शांति की बहाली के लिए लद्दाख के दूसरे इलाकों से भी चीनी सैनिकों का पीछे हटना जरूरी है, जिसके बाद ही भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में बात आगे बढ़ सकती है। गौरतलब है कि चीन व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत से सहयोग की मांग कर रहा है। चीनी नेतृत्व चाहता है कि वास्तविक
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले एक साल से बने हालात को दरकिनार कर भारत कारोबारी रिश्तों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। लेकिन एस जयशंकर ने गुरुवार को एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में भारत की प्राथमिकता और शर्तें साफ लफ्जों में चीन के सामने रख दी। उधर इससे एक दिन पहले सेना प्रमुख एम नरवणे ने मीडिया को बताया कि भारत सीमा पर चीन की हर हरकत का लगातार नजर रख रहा है। पूर्वी लद्दाख के इलाकों में अब भी करीब 50 से 60 हजार भारतीय सैनिक तैनात हैं। चीन ने वादे के मुताबिक डिसएंगेजमेंट के कदम तो उठाए हैं, लेकिन डी एक्सकलेशन तक नहीं पहुंची है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेमचोक इलाकों में चीनी सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं है। डेप्सांग के मैदानों में पीएलए ने अब भी रास्ता रोक रखा है, जिससे भारतीय सैनिक इस इलाके में गश्त नहीं लगा पा रहे हैं। जाहिर है, पैंगोंग झील की तरह जब तक पूर्वी लद्दाख में बाकी क्षेत्रों में भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सरहद पर तनाव की स्थिति बनी रहेगी। चीन के जवाब में भारत के जांबाज भी एलएसी पर मुस्तैद रहेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वीं दौर की बातचीत 9 अप्रैल को हुई, लेकिन इसमें फ्रिक्शन पॉइंट्स को लेकर कोई रास्ता नहीं निकल पाया। अब नजर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की अगली मीटिंग पर बनी है। हालांकि चीन ने माहौल में बदलाव के कोई संकेत नहीं दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलएसी से पीछे हटने के बाद अरुणाचल सीमा पर हलचल बढ़ा रहा चीन, तिब्बत में बनाए नए सुरंग और हाईवे। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच एलएसी पर लगभग एक साल तक चले तनाव के बाद चीन ने एक बार फिर सीमा पर हलचल तेज कर दी है। एलएसी से चीनी सेना के पीछे हटने के बाद अब अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास सेना ने हाईवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। यह हाईवे चीन ने तिब्बत के दक्षिण पूर्वी हिस्से के सुदूर इलाके में बनाया है। भारत के लिए यह खतरे वाली बात इसलिए है क्योंकि 1-2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी इस हाईवे का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना द्वारा बनाया गया यह हाईवे दुनिया के सबसे गहरे यारलोंग जांगबुग्रेट दर्रे से कटकर बाइंबंग काउंटी तक गया है। यह सड़क अरुणाचल प्रदेश के बिशिंग गांव की सीमा के निकट से गुजरती है। यह गांव गेलिंग सर्कल में स्थित है, जो मैकमोहन सीमा के पास है। बता दें कि चीन भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। शहरों से जुड़ेंगे दुरुस्त इलाके। खबरों की माने तो करीब 2 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई शनिवार को पूरी हो गई। वहीं करीब 67.22 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य भी अपने अंतिम चरण में है। चीनी सेना ने इस हाईवे का निर्माण एलएसी के पास सड़क और सुरंग की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हाईवे से दूरस्थ इलाके भी शहरों से जुड़ पाएंगे। इस हाईवे के बनने के बाद अब निगंची और सीमावर्ती गांवों में तिब्बती के शहर इलाकों की दूरी सिर्फ 8 घंटे की रह जाएगी। चीन ने जारी किया नया पॉलिसी पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्टेट काउंसिल इंफॉर्मेशन ऑफिस ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर एक नया पॉलिसी पेपर शुक्रवार को जारी किया। इसमें कहा गया कि इस सुदूर स्थित प्रांत में स्थित अधिकतर गाँव 2020 के अंत तक हाईवे से बेहतर तरीके से जुड़ गए। इन इलाकों में स्थित सभी गाँवों में मोबाइल कम्युनिकेशन तक पहुँच भी है। टार की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा नेपाल और भूटान के साथ भी इसकी छोटी सीमाएं हैं। वहीं म्यांमार के साथ इसकी सबसे छोटी सीमा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कथित टूलकिट मामले में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराने के विरोध में धरना दिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस आपातकाल को कांग्रेस गलत तरीके से अपने लिए राजनीतिक मौके में बदलना चाहती है। रमन सिंह और पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी इस शिकायत पर दर्ज की गई है कि उन्होंने कांग्रेस का एक जाली लेटरहेड का इस्तेमाल करते हुए एक टूलकिट कथित तौर पर प्रसारित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को यहां बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और पार्टी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा कराई गई प्राथमिकी के विरोध में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अपने अपने निवास पर धरना देकर कांग्रेस और सरकार के रवैये पर अपना ऐतराज दर्ज कराया। भाजपा नेताओं ने बताया कि इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार दबाव और दमन के अपने चिर परिचित राजनीतिक चरित्र का परिचय दे रही है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ सिंह के साथ संघर्ष की हर परीक्षा देने को तत्पर हैं। साय ने इस दौरान राज्य सरकार और कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती दी। यदि सरकार में साहस है तब वह भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करा के उनकी गिरफ्तारी करे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुराग्रह से ग्रस्त हैं। बघेल की सोच में बदले की राजनीति करना है। कांग्रेस के भय, दबाव और दमन के राजनीतिक चरित्र की भाजपा कार्यकर्ता कोई परवाह नहीं करते हैं। सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लोगों ने टूलकिट मामले को लेकर शिकायत की है। हम भी उन्हें चुनौती देने को तैयार हैं। टूलकिट बनाकर कांग्रेस द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र का भाजपा विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के संकट काल को कांग्रेस हमेशा गलत तरीके से अपने लिए राजनीतिक मौके के रूप में बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इसे मुद्दा बनाकर देश की छवि खराब करके आने वाले समय में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कथित टूलकिट मामले को लेकर सिंह और पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
ताउते के बाद अब चक्रवात यास का खतरा, इन राज्यों में अलर्ट, जाने व असर। जी हां दोस्तों, चक्रवात ताउते के बाद अब देश में यास का खतरा मंडरा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 26 मई को यास चक्रवात के उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका है। विभाग के अलर्ट के बाद उड़ीसा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क करने का काम किया है। जानकारी के अनुसार उड़ीसा सरकार ने भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। इस बाबत उड़ीसा के मुख्य सचिव SC मोहापात्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा, यदि चक्रवात यास का राज्य पर कोई प्रभाव पड़ता है तो राज्य सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। मोहापात्रा ने कहा कि हालांकि अब तक मौसम विभाग ने चक्रवात के संभावित मार्ग, इसकी गति, तट से टकराने का स्थान आदि के बारे में जानकारी नहीं दी है, फिर भी सरकार सचेत है और तैयारियां शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 26 मई को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की है। भारत के पूर्वी इलाके के बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। विभाग ने जानकारी दी है कि 23 मई के आसपास बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे चक्रवात की संभावना जताई गई है। यहाँ बनने वाले चक्रवात का नाम यास दिया गया है। साथ ही यह भी संभावना जताई गई है कि चक्रवात तूफान में तब्दील हो सकता है। इधर भारत मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंच गया है। इससे संकेत हैं कि मानसून जल्द ही मुख्य भूभाग में भी पहुंच जाएगा। 21 मई को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से, निकोबार द्वीप समूह, समूचा दक्षिण अंडमान सागर और उत्तरी अंडमान सागर के कुछ भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून आ गया है। IMD ने इस साल मानसून के सामान्य रहने की संभावना जताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युद्ध विराम के बाद इजरायल के लिए उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करेगी अमेरिकी एयरलाइन कंपनियां। जी हां दोस्तों, अमेरिका की एयरलाइन कंपनियों यूनाइटेड, डेल्टा और अमेरिकन ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल तथा हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद वे तेल अवीव तक अपनी उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू कर रही है। इजरायल और फलस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच में तेल अवीव स्थित बेन गुरियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी रॉकेट दागे गए थे। डेल्टा एयरलाइंस न्यूयॉर्क से तेल अवीव तक अपनी पहली उड़ान का शुक्रवार रात से ही परिचालन करने की योजना बना रही है और पहली वापसी यात्रा रविवार को होगी। एयरलाइन के प्रवक्ता मॉर्गन दुरेंट ने कहा कि डेल्टा सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रखेगी और हमारे उड़ान कार्यक्रमों में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करेगी। यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी कहा कि वह भी शुक्रवार रात से सेवाएं फिर से शुरू करने की उम्मीद कर रही है और पहली उड़ान न्यू जर्सी के नेवाक से तेल अवीव तक जाएगी। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन सप्ताहांत में शिकागो और सैन फ्रांसिस्को से भी उड़ान सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। यूनाइटेड ने अमेरिका के 3 शहरों से इजरायल जाने वाली अपनी उड़ानों को 12 मई को रोक दिया था। वहीं अमेरिकन एयरलाइंस ने कहा कि वह न्यूयॉर्क से तेल अवीव के बीच उड़ान सेवा सोमवार से फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन वैक्सीन पर अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर, पड़ोसियों के लिए भी मांगेंगे टीके। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार 24 मई से 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जाएंगे, जहां वे अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके की खरीद और बाद में इसके संयुक्त उत्पादन की संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय से जारी एक बयान में कहा गया है, एस जयशंकर 24 से 28 मई 2021 तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। न्यूयॉर्क में उनके संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से मुलाकात की संभावना है। सूत्रों ने कहा, यात्रा में कोविड सहयोग और वैक्सीन बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कोविड संकट के बीच उनकी यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि जयशंकर वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वे अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं वहां के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। बयान के अनुसार विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान उनका भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक एवं कोविड-19 महामारी से जुड़े सहयोग को लेकर कारोबारी मंचों से संवाद का कार्यक्रम है। जयशंकर की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हो रही है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि भारत अमेरिकी उद्यमों के साथ कोविड-19 रोधी टीकों की खरीद और बाद में देश में उसके उत्पादन की संभावना के बारे में बातचीत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 5 दिन पहले घोषणा की थी कि अमेरिका जून के अंत तक जरूरतमंद देशों को फाइजर बायोटेक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड टीकों की 2 करोड़ खुराक देगा। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका की करीब 6 करोड़ खुराक शामिल है। हालांकि वितरण विवरण पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि लाभार्थियों में भारत भी शामिल हो सकता है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के रूप में निर्मित और वितरित किया जा रहा है, को अभी तक अमेरिका में उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि जयशंकर अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका को भारत और उसके पड़ोसियों को अधिक से अधिक टीके भेजने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने इस संबंध में अमेरिका से पैरवी करने के लिए जयशंकर से संपर्क किया था। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव भी वैक्सीन की मांग करते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिसंबर तक भारत को मिल जाएगा आसमानी कवच, जाने इस खतरनाक मिसाइल की ताकत और खासियत। जी हां दोस्तों, भारत को दिसंबर तक आसमानी कवच मिलने वाला है। भारत को सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक S-400 मिसाइल प्रणाली की पहली खेप रूस से इस साल दिसंबर तक मिल जाएगी। रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखिएव ने कहा कि हर चीज तय समय के अनुसार चल रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।